तो आज बात करते हैं पाकिस्तानी रुपी के बारे में। वही पाकिस्तान जो आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा था, जिस पर डेट यानी उधार का पहाड़ था, जिसकी इकोनॉमी बार बार क्रैश होती थी, उसका रुपी आज इंडिया के रुपी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये कोई नेहरू की साजिश नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन का प्रोपोगंडा नहीं है, ये नंबर्स हैं, कोल्ड हार्ड नंबर्स। और आज हम इन नंबर्स को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक करेंसी की स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है जो सीधा आपके घर तक पहुंचने वाला है या शायद पहुंच चुका है। देखो, करेंसी एक्सचेंज रेट का काम क्या होता है, सिंपली बोलूं तो एक करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ उसका कंपैरिजन होता है, एक दूसरे का वैल्यू कंपेयर किया जाता है। जब एक इंडियन रुपी से 3 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे, इसका मतलब था कि इंडिया का रुपी स्ट्रांग है। अब क्या हुआ, एक साल पहले 2025 में एक इंडिया का रुपी पाकिस्तान के 3 रुपए 30 पैसा पाकिस्तान के मिलेंगे। इतना इंडिया का रुपी, उसका हेल्थ ठीक था। आज 2026 में वही इंडिया का 1 रुपये अगर आप दोगे तो पाकिस्तान का 2.9 पाकिस्तानी रुपीस मिलेगा। मतलब इंडियन रुपी ने पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट लगभग 12% की गिरावट दर्ज की है सिर्फ 2026 में। मतलब ये 4-4.5 महीनों में 6.8% का फॉल इंडियन रुपी को देखने को मिला। ये कितना बड़ा है? जैसे मान लो, अगर हमने, अभी तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तानी इसके साथ कोई डील करना, बट अगर मान लो आपने डील किया होता कोई और 1 लाख इंडियन रुपी दिए होते, तो पिछले साल आपको 3,30,000 रुपए मिलते पाकिस्तानी, और अभी आपको मिलेंगे 2,90,000। मतलब 40,000 पाकिस्तानी रुपीज का फर्क है। मतलब लगभग 13,600 इंडियन रुपी का नुकसान हो गया आपको हर 1 लाख पे। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आती है। पाकिस्तान, जैसे आप जानते हैं, दोबारा आईएमएफ के पास गया था 2025 में। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लिया उन्होंने, यानी एक टाइप का इमरजेंसी लोन होता है। स्ट्रिक्ट कंडीशंस होते हैं उसके, टैक्सेस बढ़ाओ, गवर्नमेंट का खर्चा काटो, एनर्जी टैरिफ ठीक करो। दुखती रगों पे हाथ क्या पैर रख दिया था पाकिस्तान के आईएमएफ ने कहा करो, उन्होंने किया। नतीजा, पाकिस्तान का फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो $9.4 बिलियन से बढ़ के $14.5 बिलियन हो गया 1 साल में। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इंडेक्सेस होते हैं, तो जो उनका 100 इंडेक्स है, वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन इतना जबरदस्त होता था, जिसका इंडियन मीडिया मजाक उड़ाया करता था, वो इन्फ्लेशन डबल डिजिट से घट के अपने हिस्टोरिक लो पे आ गया है। पाकिस्तान को डिसिप्लिन होना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उस डिसिप्लिन का फल क्या था कि उनका रुपी जो है वो स्टेबलाइज हो गया। दूसरी तरफ इंडिया ने क्या किया, इंडियन रुपी अभी डॉलर के अगेंस्ट 96 के करीब है, रिकॉर्ड लो। सिर्फ 2026 में, ये मतलब ये 4-4.5 महीनों में 7% से ज्यादा गिरा है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से इंडियन रुपी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। 2025 में भी थी, 2026 में भी है, लगातार 2 साल। और एक नंबर, मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट दिया है कि पहली बार दुनिया की टॉप 100 कंपनीज की जो लिस्ट है, उसमें कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लेके भाग जाते हैं। जब वो भागते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरता है, कंपनी की वैल्यूएशन डाउन होती है, जिसके वजह से आज हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबका वैल्यूएशन इतना डाउन हो गया कि टॉप 100 के लिस्ट में कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो FIIs FPIs 2026 में फिर से ये 4-4.5 महीनों में 2.2 लाख करोड़ लेके वो इंडिया छोड़ चुके हैं, लेके निकल गए हैं। अकेले 2026 में, जो पूरे 2025 में उन्होंने 1.66 लाख करोड़ निकाला था, उससे भी कई ज्यादा 2.2 लाख करोड़ निकाल के वो इन 4-5 महीनों में निकल गए हैं। तो सोचो किस हिसाब से। अब वो बड़े लोग हैं, FII बड़े लोग हैं, उनको पता है मार्केट की हालत क्या है, हमारी इंटरनल चीजें क्या है। उनके एनालिस्ट बहुत अच्छे, बहुत बड़ी टीम होती है, उनको पता है। कुछ तो उनको पता है ना, तभी तो भाग रहे हैं, जो हमको नहीं पता है। हम तो पता नहीं कौन सी भांग खा के बैठे हैं। एनीवेज, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वो जो हमेशा बोलती है कि वेस्ट एशिया में टेंशन है, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, डॉलर स्ट्रांग है, इसलिए इंडिया का रुपी गिर रहा है। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम है? अगर सिर्फ ग्लोबल फैक्टर जिम्मेदार होते, अगर सिर्फ डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से रुपी गिर रहा होता, तो पाकिस्तान का रुपी भी गिरता, श्रीलंका का रुपी भी गिरता, बांग्लादेश का टाका भी गिरता। वो भी तो सेम ग्लोबल शॉक्स फेस कर रहे हैं ना। लेकिन क्या हुआ ऐसा?
नहीं हुआ ऐसा। इंडिया का रूपी बांग्लादेश के टाका के अगेंस्ट भी 10% गिर गया है। एक साल पहले एक इंडिया का रूपी दोगे तो 1.42 टाका मिलता था, अभी आप 1 इंडिया का रूपी दोगे तो 1.28 टाका बांग्लादेश का मिलेगा। वो भी तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जापानीज बैंक MUFG ने मार्च 2026 में ये लिख दिया था कि इंडिया का जो रूपी है वो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो चाहे खत्म भी हो जाए फिर भी इंडिया का रूपी गिरता चला जाएगा। थोड़ा बहुत डिग्री चेंज हो सकता है, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, मगर इंडिया का रूपी गिरता ही चला जाएगा। इंडिया का ट्रेंड नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, जैसा गवर्नमेंट हमें समझाने की कोशिश कर रही है। यहां आता है वो एंगल जो पॉलिटिक्स वाले जानबूझकर नहीं उठाते हैं। 2012-13 में नरेंद्र मोदी तब गुजरात के CM थे, उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को खूब कोसा कि रूपी तब 68 तक पहुंच गया था। मोदी ने ओपनली कहा कि रूपी का गिरावट सीधा सरकार की नाकामयाबी का प्रतीक है। ये उनके अपने वर्ड्स हैं। करेंसी वीक मतलब गवर्नमेंट वीक। आज रूपी 96 पर है, यूपीए के वक्त 68 था, आज 96 है, और बीजेपी बोल रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ग्लोबल सिचुएशन है। मतलब 2003 में रूपी गिरा तो गवर्नमेंट की गलती थी, 2026 में रूपी गिरा तो ग्लोबल फैक्टर्स है। ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। एक और चीज, हाल ही में पीएम मोदी ने देश को ऑस्टेरिटी की अपील की कि तेल कम यूज करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल मत करो। इसके बाद जो हुआ पता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोल दे कि हमारी हालत बहुत खराब है, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन मत जाओ, तो उससे इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री की ऐसी हालत हो गई है, मतलब सच में बहुत हालत खराब है, अपना अपना पैसा लेके भागो। इन्वेस्टर्स ने सब बेच बाच के वो पैसा लेके भाग गए। तो पीएम के ऐसा बोलते ही फटाफट मार्केट और गिर गया। तनिष्क का स्टॉक गिरा, इंडिगो का स्टॉक गिरा, रूपी और कमजोर हुआ, क्योंकि एफआईआई और बेच बेच के भागने लग गए। एफआईआई बेचता है तो डॉलर लेके जाता है, इंडिया का रूपी रख के जाता है, तो रूपी और कमजोर हो गया। तो प्रधानमंत्री ने जो जो रोना धोना किया था उसके वजह से और हमको लेने के देने पड़ गए। रूपी और कमजोर हुआ क्योंकि इन्वेस्टर घबरा गए, और सरकार खुद ही, अगर सरकार खुद ही इतनी चिंता में है, इस इशू को इतना सीरियस मानती है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? वो भी भागेगा। एक कोविड जैसी क्राइसिस गवर्नमेंट ने बना दी बिना कॉन्टेक्स्ट, मार्केट सेंटिमेंट्स को डैमेज कर दिया पूरी तरीके से, और ये सब सीधा सीधा आपके घर पहुंचेगा। क्योंकि क्रूड ऑयल 90% हम बाहर से खरीदते हैं, रूपी गिरेगा मतलब क्रूड ऑयल महंगा, क्रूड ऑयल महंगा मतलब पेट्रोल डीजल महंगा। और इस हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते में आई थिंक पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब सीएनजी भी महंगा होगा, ट्रक का किराया भी बढ़ेगा, सब्जियां भी महंगी होगी, दाल भी महंगा होगा, कोरियर भी महंगा होगा। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है, एक गिरा और पूरी लाइन गिरने लग जाती है। बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजने का सपना $96 के हो जाने के बाद जो फीस 40 लाख का था, अभी वो 45 लाख का हो गया। यूनिवर्सिटी ने फीस नहीं बढ़ाया, हमारे इधर गड़बड़ हुआ, इसके वजह से अब हमको 40 की जगह 45 देना पड़ेगा। तो भैया अब आगे क्या? एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस सितंबर तक चला, अगर एफआईआई का आउटफ्लो कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा, तो और अगर यूएस का ट्रेड डील भी अगर नहीं हुआ, तो रूपी का 100 का जाना तय है। 100 इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे क्रिकेट में होता है ना सेंचुरी, 100 क्या है, 98, 99, 100, 101 सब तो नंबर्स ही हैं, बट वो जैसे ही डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटता है। तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी भी है जो बस टूटने की कगार में है। आरबीआई के पास ज्यादा रूम नहीं है, उसके पास कुछ रिजर्व्स हैं, $690 बिलियन है, मगर वो सिर्फ दिखता है क्योंकि उसमें से गोल्ड भी है। अगर तुम गोल्ड निकाल दो, शॉर्ट पोजीशंस निकाल दो, तो जो एक्चुअल यूजेबल कवर है वो सिर्फ 5-6 महीनों का ही है। 2014 के बाद सबसे लो। आरबीआई हर इमरजेंसी में इंटरवीन करता है, लेकिन इस बार ना जो हमारा नाव है उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है और पानी एकदम बचाबच भर रहा है उसके अंदर, और चाय का कप से पानी निकालना अब फिजिबल नहीं है। वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। थैंक यू।